भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है और भाजपा ने इसके लिए जो तैयार किया है रणनीति, उसे देखते हुए जनमानस के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी। तो इन 3 खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेनामी अब वैध। जी हां, बेनामी संपत्ति वैध कैसे हो गई। दरअसल बेनामी अब वैध हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में 3 साल तक की जो सजा का प्रावधान था उसे निरस्त कर दिया। 3 साल के कानून को निरस्त कर दिया। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 की धारा 3(2) में प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता, यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी हो सकती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहा जाता है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो पहली खबर आपको बता दें, बेनामी संपत्ति अब वैध होगी, यानी जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। 2016 3(2) में यह ट्रांजैक्शन था। 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति का यह अधिकार था और पिछली तारीख से यह लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता, यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत कोई चुकाता है लेकिन संपत्ति किसी और के नाम पर खरीदी गई होती है, इसे बेनामदार कहा जाता है। बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित करार दिया है और 3 साल तक की सजा के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 की धारा 3(2) में यह प्रावधान था। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एपी सिंह फोन पर मौजूद हैं। एपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, ये जो आदेश है, इस समय में आ रहा है एपी सिंह जी, जब लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में छापेमारी का दौर जारी है, सीबीआई की रेड पड़ रही है, ईडी के सवाल जवाब की कार्रवाई चल रही है, बेनामी संपत्ति अब खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो कहना है कि बेनामी संपत्ति का जो ट्रांजैक्शन 2016 के तहत था, इसे कितना सही इस दौर में माना जाए, साथ में हम कानूनी पहलू भी आपसे समझना चाहेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु कोर्ट ने इसके साथ और कहे हैं। जी देखिए, कभी भी कानून जो है ना पीछे जाके लागू नहीं हो पाता है। ये है एक कारण, तो ये था कि पीछे जब से लागू होता है उस समय से लागू होता है, उसे पिछले उसमें नहीं सोचा। जिस दिन से काज ऑफ एक्शन, जिस दिन से उसके मिलती है अनुमति, देश के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, उससे उसी दिन से लागू होता है, पीछे से नहीं होता, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। तो एक तो ये बात है, इस बात को मद्देनजर रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब इसी बात को बेस बना के ही ये किया गया कि उसमें जो कह दिया गया था बेनामी संपत्ति, अब देश में बेनामी संपत्ति की संख्या बहुत अधिक है। कायदे में तो जो स्विट्जरलैंड में है वो भी बेनामी संपत्ति है, विभिन्न नामों से अलग अलग वहां जमा पैसे हैं। यहाँ का नाम कुछ है इंडिया का, वहाँ का उसका अर्थ लगा दिया जाता है। सेंस क्या है, मतलब सेंस क्या उस नाम का, उससे खाता खोल दिया जाता है। और यहाँ प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदता, किसी के नाम पैसा कहीं से आया भ्रष्टाचार का, किसी के लिए आया और वो किसी के नाम दे दिया गया, तो भ्रष्टाचार भी आसानी से सिद्ध नहीं हो पाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन उनके द्वारा मानी जाती है आपस में। उसमें चाहे माननीय राजनीतिज्ञों की बात करें, अगर कोई मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान राज्य के मंत्री हैं, या कोई इस तरह की राजनीतिक है, या इस तरह की जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, शासन से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार है, तो उसमें ये सिद्ध नहीं हो पाता। बेनामी कहीं से दिया, किसी ने पैसा किसी को दिया, लोग समझते हैं ये तो ट्रांजैक्शन है, डील है, सेल डीड है, ये तो खरीद फरोख्त तो इनके बीच में। लेकिन जो खरीद का पैसा है वो तो भ्रष्टाचार था, वो करप्शन से आया, वो किसी काम को करवाने के प्रति आया। इन्होंने यहाँ से ये काम करा दिया, उसने वहां आसाम में जाके उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके नौकर, उनके दूर के रिश्तेदार, उनके किसी भी अनजाने व्यक्ति जो उनका अपना है अंदर से, लेकिन बाहरी दिखावे में, तो उसके नाम से आसाम में बागान ले दिया जाके, आसाम चाय का बागान खरीद दिया जाके, हिमाचल में जाके रामपुर के आगे, शिमला के आगे वहां सेब का बाग खरीद के दे दिया गया, लीज पे लेके दे दिया गया।
होटल बिक रहा है, होटल लेके दे दिया, उनको खरीद के दे दिया। तो ये इस तरह से बेनामी ट्रांजैक्शन ही एक्चुअली इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार यदि हम मिटाना चाहते हैं, और ये भ्रष्टाचार मिटाने का नारा सब तीनों राज्य, इस समय अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा केंद्र में सत्ता में है, कांग्रेस कुछ राज्यों में सत्ता में है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तीनों दलों ने भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना के लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब नारा था भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भय यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे, भूख ठीक बात है, भूख मिटनी चाहिए, लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मुख्य नारा था। आम आदमी पार्टी का अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, पूरी इंडिया को ही करप्शन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया था। वो बात अलग है, अब क्या हो रहा है, कौन लोग बंद हो रहे हैं, किस पर किसके खाते मिल रहे हैं, किसके क्या नहीं मिल रहे हैं, मैं वो टिप्पणी नहीं करता था बीइंग एडवोकेट। और आपका चैनल तो नेशनल न्यूज चैनल है, उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में बहुत अधिक देखा जाता है, और आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की बात है कि भ्रष्टाचार राजनीतिक दल, अब सोनिया गांधी जी की राजनीतिक जीवन देखिए, कांग्रेस का राजनीतिक जीवन देखिए, अब लगता क्या है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं जो भ्रष्टाचार में डूबी नहाई ना हो, लगता ये है। अब अधिकारियों के, अब बात राजनीतिक दलों की छोड़ दें, अब हम आते हैं IAS IPS की बात। आपके न्यूज चैनल ही कवर करते हैं उनके घरों में रखे हुए नोटों के पहाड़, नोटों के पहाड़ बरामद होते हैं, बेनामियां संपत्ति बरामद होती हैं, कागज बरामद होते हैं। इससे क्या है, कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, ईमानदार अधिकारी दब जाते हैं, या ईमानदार अधिकारी अपनी ईमानदारी को खो देते हैं। उनके परिवार वाले इतना दबाव बना देते हैं कि देखो तुम्हारे बैच का, तुम्हारे साथ का अधिकारी, तुम्हारे साथ का मंत्री, तुम्हारी सरकार का मंत्री, तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा हुआ ये व्यक्ति, साथी, फ्रेंड, और ये कहाँ पहुंच गया, मैं अभी कहाँ हूँ, हमारा परिवार कहाँ है। इस तरह से प्रेशर बनता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। बेनामी ट्रांजैक्शन जो हो, बेनामी ट्रांजैक्शन ये एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर तो जिस तरह से ये तो पूरा निरस्ती हो गया ना, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन क्या आप मानते हैं अधिवक्ता के तौर पर कि ऐसे में ऐसे लोगों को छूट मिल जाएगी और ज्यादा सजा कैसे होगी फिर? नहीं, ये उनके लिए तो जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाना। छींके पे ऊपर मटकी लटकी थी मलाई की और नीचे बिल्ली बैठी थी, बाई चांस क्या हुआ, वो मटका टूट गया। तो बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा जाना जो कहते हैं, देहाती कहावत है अपनी, कही जाती है ग्रामीण परिवेश में, तो वो हाल हुआ है लोगों के लिए। इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आगे लीगल प्रोसेस से ही चैलेंज किया जा सकता है, उसकी आलोचना या तारीफ से तो काम नहीं बनेगा, लीगल प्रोसेस से ही उसको आगे चैलेंज किया जाएगा, और करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों को इस पर करना चाहिए। बिल्कुल सर, और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है, बिल्कुल सही कहावत भी आपने कही है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। फिलहाल देखना होगा कि क्या आगे इसे चैलेंज किया जाता है या स्थिति यही रहती है। बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए, अपनी बात इस खबर पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज की दूसरी खबर की। ये खबर मध्य प्रदेश से है। जी हां, जबलपुर में संजय यादव को मेयर काउंसिल में जगह न मिलने का मामला कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला बन गया है। संजय यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी हैं और इससे जबलपुर कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई है। बगावत को देखते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जबलपुर के चारों विधायकों संजय यादव, तरुण भनोट, लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना को भोपाल तलब किया। 25 तारीख की होने वाली बैठक के पहले ही कमलनाथ ने सभी विधायकों को बुला लिया है। कमलनाथ के बुलावे पर कांग्रेस विधायक संजय यादव मंगलवार देर रात ओवरनाइट एक्सप्रेस से भोपाल पहुंच गए। कमलनाथ चारों विधायकों से भोपाल स्थित अपने बंगले में अलग से चर्चा करेंगे। तो कमलनाथ ने सभी विधायकों को भोपाल तलब किया है। दरअसल नाराजगी की जो खबर लगातार आ रही थी मध्य प्रदेश कांग्रेस में, खासकर जबलपुर खेमे को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या वहां के जो नेता हैं वो पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं, क्या खुद को साइडलाइन मान रहे हैं। और संजय यादव की अगर हम बात करें, बरगी विधानसभा से विधायक है, इस क्षेत्र से बड़े जनप्रतिनिधित्व का वो संबोधन करते हैं और जब से उन्हें मेयर इन काउंसिल की बैठक में नहीं बुलाया गया तब से लगातार वो खुलकर फ्रंट फुट पर पार्टी के खिलाफ सामने आ रहे थे।
टिप्पणी कर रहे थे कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। ये भी कहा था संजय यादव ने, आपको बता दें कि एक कार्यकर्ता की उपेक्षा कांग्रेस में की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में इस स्थिति पर खड़ी हुई है। लेकिन जब 25 तारीख की बैठक के बारे में जानकारी आई तब संजय यादव ने यह भी कहा था कि 25 तारीख की बैठक में यदि हमको बुलाया जाता है तो हम जाएंगे और पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे। और अब पार्टी फोरम में बात रखने का समय आ गया है। चारों विधायकों की बात करें तो भोपाल इन्हें तलब किया गया है। और क्या अब टेंशन दूर होगी कांग्रेस की? इन्हें भोपाल तलब करने से जब बातचीत होगी तो क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या इनकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी? क्या इन सभी को संतुष्ट कर दिया जाएगा? पार्टी के लिए कितना मुश्किल इन सभी को बैलेंस करना होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि संजय यादव का नाम प्रमुखता से इसमें सामने आ रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से वो संतुष्ट नहीं है, उनके फैसलों से संतुष्ट नहीं है और खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। संजय यादव ने NS24/7 पर भी कहा था कि जब भी मुझे बात रखने का मौका मिलेगा मैं जरूर अपनी बात रखूंगा और इसके पहले मैं अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या कदम उठाना है। अब आगे क्या कदम उठाना है इसे लेकर कांग्रेस में भी खासी टेंशन हो गई और अब इसी टेंशन को दूर करने के लिए अब बुलावा इनका आया है। संजय यादव, तरुण भनोट को भी आपको बता दें उनके साथ में भोपाल तलब किया गया है। संजय यादव तो ओवरनाइट एक्सप्रेस से भोपाल पहुंच भी गए हैं और 25 तारीख को इनकी चर्चा होगी। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या ये टेंशन अब कांग्रेस की दूर होगी। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। लगातार वो चैनल पर अपनी बात भी रखते हैं विभिन्न मुद्दों पर। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर NS24/7 पर। हितेश जी, चलो बुलावा आया है, यह टाइटल हमने इसलिए दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में वर्तमान में जो टेंशन चल रही है ये आपको भी ज्ञात है कि संजय यादव ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बयान दिया कि पार्टी उन्हें साइड लाइन कर रही है, दरकिनार कर रही है, उपेक्षा हो रही है। अब कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और 25 तारीख को कमलनाथ के साथ जो बैठक होगी, क्या आप मानते हैं कि इससे कांग्रेस की जो अंदरूनी टेंशन है ये दूर हो सकती है? आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जी जी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनका पूरा परिवार, मतलब राहुल, सोनिया, प्रियंका, वाड्रा, रॉबर्ट साहब, सब विदेश निकल चुके हैं 15 दिन की छुट्टी पे। तो करीब 15 विधायक ऐसे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले टूट जाएंगे। ये सब नाम उन्हीं में से एक हैं। आज ही जो मवई साहब हैं, वहाँ के मुरैना के जिलाध्यक्ष और विधायक हैं, उन्होंने अपने एक पद से इस्तीफा दे दिया कि साहब मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं बन रहा। और लिख के भेजा उन्होंने, आपको मिल भी गया होगा, मैंने ट्वीट भी किया है, उनका जो पत्र है। तो ये तो बहुत छिन्न भिन्न सी स्थिति है कांग्रेस की। भाई कोई फेविकॉल का जोड़ छोड़ना है कि आप ट्यूब लेके जाओगे, जोड़े आओगे। भाई जब लोगों से आप मिलोगे ही नहीं। कभी आपने सुना कि कमलनाथ जी लोगों से बात कर रहे हैं? उनका यही तो कहना है कि साहब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, ना MIC में कोई जाने के लिए सुनता, ना निकलने के लिए सुनता, तो हम लोग बैठे बैठे क्या करें जी। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को विधायक दल का नेता बनाया तो वो भी डिफंक्ट है। गोविंद सिंह जी भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, थोड़े दिन में तो वो खुद ही बोलेंगे जी। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, ये आज से नहीं है। देखिए सरकार इसीलिए गई थी। आप सोचिए 25-25 विधायक आपके 8-8 साल पुराने लोग हैं, उनको आप कांग्रेस ही नहीं मानते हो, उनको आप शब्दों का प्रयोग करते थे, तो वो सब चले गए धीरे। तो ये 15 और चले जाएंगे जी। तो आप निकालते रहो, काहे की जोड़ो यात्रा। खुद ही तोड़ने पे हम आता हूँ। हथौड़ा लेके दोनों पैरों पर मारोगे तो कोई क्या कर लेगा? आपको किसी और की क्या जरूरत है जी। हितेश जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त खुद कांग्रेस विधायक संजय यादव हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। संजय जी, सबसे पहली जो नाराजगी है वो आपके ही सामने आई थी। खुद हमारे चैनल पर आपने कहा था कि पार्टी ने आपको उपेक्षित महसूस कराया है, एक कार्यकर्ता के तौर पर साइडलाइन कर दिया है। इस वक्त फोन लाइन पर आपके साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता हितेश वाजपेयी भी जुड़े हैं। उनका कहना यह है कि ये स्थिति तो पूरे देश में कांग्रेस की है। क्या आप ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की टेंशन आपकी नाराजगी से, आपके साथ जो 3 और लोग हैं उनकी नाराजगी से बढ़ने वाली है, या फिर जिस तरह से आप तो बैठक के लिए पहुंच भी चुके हैं भोपाल, अब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा मान रहे हैं पार्टी में? जी देखिए, हमारे नेता हैं कमलनाथ जी और हमारी कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है जी। कांग्रेस का नेता है, हम लोग कार्यकर्ता के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के लिए लड़ते हैं जी। वो भाजपा का जो नेता रहता है, चाहे बिश्नोई जी नाराजगी तो लेकिन संजय जी आप ही ने जाहिर की थी ना जी। सुन तो लीजिए, बिश्नोई जी गाहे लगाए आरोप लगाते रहते भाजपा के ऊपर, भाजपा के खिलाफ ट्वीट लिखते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो बिश्नोई जी करते हैं
वो खुद को मंत्री बनने के लिए करते हैं। वो कांग्रेस में हम लोग अगर अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ते हैं, खुला लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में हम लोग कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रखने का हक भी नहीं रखता, और जो भी रखता है परिवार के लिए रखता है। अभी तो पूरे देश में और प्रदेश में बात कहते हैं कि परिवारवाद है, और सबसे ज्यादा परिवारवाद इस समय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। परिवारों की पार्टी बनती जा रही, तो वो बोल नहीं पाते, वो दबे कुचले भाजपा का नुकसान करने लगे। जी क्या सहमत है संजय यादव जी की बात से? जी हम लोग तो दिल की बात निकाल देते हैं। जी मैं संजय जी बहुत सीनियर लीडर हैं, विधायक हैं जी, और मुखरता से अपनी बात को रखते हैं जी, और जो वो अपने दर्द के ऊपर मलहम लगा रहे हैं, मैं सहमत हूँ। मुझे वो आज मेरी आड़ ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, उनने जो मूल विषय उठाया है जी, किसी भी दल का विधायक हो, यदि आप उससे MIT मेंबर के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में टिकट देते हुए लेते हुए नहीं पूछोगे तो उपेक्षित महसूस, वो कार्यक्रम कैसे चलाएगा? और कांग्रेस के ऐसे विधायकों की संख्या 15 हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा ना, क्यों छोड़ दिया कमलनाथ जी का साथ? आज राकेश मवई जी ने क्यों छोड़ दिया कमलनाथ जी का साथ? कौन छोड़ता भाई? जिलाध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जी संजय जी जवाब दें। तो ये गंभीर विषय है उनके, और अंदर के विषय है, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ। संजय जी अपनी बात रखें, जवाब दें। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में सबसे अच्छी, हमारी पार्टी में सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अपनी बात खुल के रख सकते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। खुल के रख सकते हैं, ये कहना संजय यादव जी का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज की हमारी तीसरी खबर की। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आज एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसके लिए रायपुर में अलग अलग जिलों और इलाकों से कार्यकर्ता जुटे हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने रैली निकाले हैं और हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। कोरबा, जशपुर, कोरिया जैसे जिलों से भी कार्यकर्ता रैली में आए हैं। निगम मुख्यालय की ओर ये सभी बढ़ चले हैं और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जो तमाम दिग्गज हैं भाजपा के, वो मंच पर मौजूद हैं और मंच के नीचे आपको बता दें, तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पार्टी का ध्वज लेकर खड़े हैं। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा बड़ा सियासी प्रदर्शन आज रायपुर में कर रही है। हल्ला बोल नाम का यह कार्यक्रम बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित है। नगर निगम मुख्यालय के सामने भाजपा सभा कर रही है और नेताओं का जत्था मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए कुछ ही देर में आगे बढ़ेगा। पुलिस और नेताओं के बीच झड़प के आसार हैं। सिविल लाइंस इलाका जहां मुख्यमंत्री निवास है, उस ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा घड़ी चौक, फायर ब्रिगेड चौक, सुभाष स्टेडियम के पास, कालीबाड़ी के पास निगम मुख्यालय वाला इलाका पूरी तरह से सील है। भाजपा ने आज के प्रदर्शन को लेकर जिस तरह की तैयारी की है, उसे देखते हुए जनमानस के मन में जो सवाल तैर रहा है वो है कि क्या भाजपा इस प्रदर्शन से एक बार फिर खड़ी होगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी भी इसके पहले रायपुर पहुंची थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायपुर के सांसद सुनील सोनी मौजूद हैं, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल हैं। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो इस प्रदर्शन में आपको नजर आ रहे हैं। 2023 को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा स्टैंड है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस बड़े प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से हाइपर एक्टिव मोड में नजर आने वाली है। क्या कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन, जो तमाम प्रदर्शन आगे होने वाले हैं, उसकी एक सीढ़ी का पहला कदम है? ये बड़ा सवाल सभी के मन में तैर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो आम सभा नगर निगम मुख्यालय के सामने होने जा रही थी, वो सभा शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने बड़े पदाधिकारियों की अगुवाई में, जी हां, अगुवाई में मुख्यमंत्री निवास घेराव की ओर कूच करेंगे और राजधानी रायपुर के जितने भी वीआईपी मार्ग हैं आज वो पूरी तरह से सील हैं। आम लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी हो रही है, लेकिन भाजपा का ये दावा है कि हमारा ये जो बड़ा प्रदर्शन है वो आम लोगों के लिए ही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही केंद्रित है। अब बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2 महीने पहले एक स्टैटिस्टिक्स सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक मॉनिटरिंग एक ऐसी संस्था है जो बेरोजगारी के आंकड़ों को हर महीने जारी करती है और जून तक का जो आंकड़ा था वो 0.7% छत्तीसगढ़ के लिए था। छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम बेरोजगारी की दर है, ये कांग्रेस सरकार का दावा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे दावे से किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं रखती। भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज हर मंच पर इस बात को ताल ठोक कर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में
बेरोजगारी प्रतिशत सबसे अधिक है। सरकार आंकड़े छुपाने का काम कर रही है और घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए थे उनमें से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। इसमें से एक वादा बेरोजगारी भत्ता देने का भी था, जिसे लेकर सरकार सत्ता में आई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी 2018 में, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके पहले, तब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी है। अब यही जो स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया और कांग्रेस को घेर रही है। और सड़क पर आप देख पा रहे हैं तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पिंडों में तमाम बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है। निगम मुख्यालय के सामने की तस्वीर है जहां पर एक मंच बनाया गया है और तमाम बड़े नेताओं की अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन होने जा रहा है। भाजपा के प्रदर्शन इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में जिस तरह का फेरबदल प्रदेश भाजपा में हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, अरुण साव ने जगह ली है, आपको बता दें। और इसके अलावा अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया है। तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इस प्रदर्शन में एवं नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं। और न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि आसपास के जिलों की बात करें तो वहां से भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए इस रैली में शामिल होने, इस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए। और पूरी गर्मजोशी के साथ भाजयुमो ने दावा किया है कि उनका ये प्रदर्शन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज सुबह ही रायपुर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो भाजयुमो के अध्यक्ष हैं अमित साहू, वो भी इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो दिग्गज हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। हल्ला बोल, ये टाइटल भाजयुमो ने अपने प्रदर्शन को दिया है। मुख्यमंत्री निवास घेराव की आज रणनीति है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कल ही ये जानकारी भी दी है कि इस प्रदर्शन की किसी भी तरह की जो औपचारिक अनुमति है वो इन्हें नहीं दी गई है। प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भाजयुमो भाजपा के नेता प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और इसके चलते किसी भी तरह की हताहत ना हो, आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, पुलिस और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता अमित चिमनानी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमित चिमनानी जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन आज आपकी पार्टी कर रही है। राजधानी रायपुर की सड़कें तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुकी हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है अमित जी कि क्या भाजपा इस प्रदर्शन के साथ एक बार फिर से हाइपर एक्टिव मोड में छत्तीसगढ़ की सियासत में नजर आने वाली है? किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को देखा जाए और कहां तक अब ये प्रदर्शन जाएगा आगे? जी देखिए, आज का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं के आक्रोश का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर जहां तक नजर जाती है वहां युवा ही युवा है, नारे लगा रहे हैं और भूपेश बघेल गद्दी छोड़ो का आह्वान कर रहे हैं। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि झुंझुनू नहीं रोजगार देंगे, तो वो रोजगार दिया क्यों नहीं? घोषणा पत्र में लिखा था कि 2500 रुपए का भत्ता 10 लाख लोगों को देंगे। 4 साल से 12,000 करोड़ रुपए का बकाया युवाओं का हो गया है, 1 रुपया नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, यहाँ तक कि चपरासी के पदों के लिए नौकरी पाने को लाइन लगी है। अतः यह युवा आह्वान करता है कि ऐसी वादा खिलाफ और झूठी धोखेबाज सरकार को अब सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। जी अमित चिमनानी जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस से पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। शैलेश जी, निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं कि भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी रायपुर में करने जा रही है। इस वक्त भाजपा नेता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संक्षेप में ही आपसे पूछूंगा किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को देखते हैं, और वो भी ये प्रदर्शन तब हो रहा है जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हाल ही में एक स्टैटिस्टिक्स जारी कर चुकी है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1% से भी कम यानी 0.7% है। ऐसे में किस तरह से इस प्रदर्शन को आप देखते हैं? जी चलिए, शैलेश जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित चिमनानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जनसंपर्क विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए थे कि 0.7 यानी कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, क्या इन आंकड़ों से आप तारुफ नहीं रखते? फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, वो जो आंकड़ा है एक प्राइवेट संस्था ने जारी किया है और उसका सैंपल साइज बहुत कम है जी। जबकि युवा मोर्चा ने इस आंदोलन के तहत बेरोजगारों से ऑफलाइन फॉर्म भरवाए तो उसमें अब तक 3 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे गए हैं लाखों की संख्या में, उनकी गिनती जारी है। पंजीकृत जो बेरोजगार हैं वो खुद सरकारी आंकड़े में 20 लाख से ज्यादा हैं और यहाँ पर 91 चपरासी के पदों के लिए 2.25 लाख एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं।
तो ऐसे में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो जो 0.6% दर है वो बेरोजगारी की नहीं, शायद रोजगार की दर है छत्तीसगढ़ में। जी अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। तो अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। शैलेश जी, बहुत संक्षेप में आपसे फिर जानना चाहूंगा कि भाजपा के इस पूरे प्रदर्शन को किस तरह से आप देखते हैं, वो भी तब जब हाल ही में कांग्रेस ने ये पूरे आंकड़े स्टैटिस्टिक्स बाकायदा जारी किए थे कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम है। फिर इसके बावजूद भाजयुमो का ये प्रदर्शन, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? भाजपा का ये प्रदर्शन पूरी तरीके से फर्जी प्रदर्शन है। ये कांग्रेस ने नहीं, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कहा कि यहाँ पर सबसे कम है बेरोजगारी, और जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात 2014 में की थी, कहाँ है 7.5 साल में आने वाले 15 करोड़ रोजगार? देश में 15 करोड़ लोगों को रोजगार न देने पाने वाली भाजपा कांग्रेस पर झूठे निरर्थक आरोप लगा रही है। अपनी केंद्र सरकार की असफलता को छिपाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ झूठा आंदोलन करते। जी शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो कांग्रेस ने कहा है कि झूठा आरोप कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और निश्चित तौर पर देखना होगा फिलहाल ये प्रदर्शन कहां तक जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सवाल है कि क्या भाजपा इस पूरे प्रदर्शन से एक बार फिर से खड़ी होगी। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।